मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हमने हायर परचेज सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। इसकी परिभाषा, इसके फीचर्स, के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की चर्चा हम लोग कर चुके। आज हम लोग अकाउंट्स के विद्यार्थी के रूप में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे। क्योंकि का अकाउंट तैयार करते समय इंटरेस्ट इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब कोई वस्तु किराया क्रय पद्धति पर क्रय की जाती है तब उस वस्तु का मूल्य नगद क्रय मूल्य से अधिक होता है, क्योंकि उधार बेचे गए माल पर विक्रेता द्वारा ब्याज भी वसूल किया जाता है। तो यह स्वाभाविक है कि वह जो उसका वास्तविक कीमत रहेगा उससे कम कीमत लेगा, तभी वह उतने दिनों के लिए उधार पर देगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुल नगद मूल्य में कुल किराया माइनस क्रय मूल्य की अधिकता ब्याज के रूप में होती है। आज हम लोग इस ब्याज की कैलकुलेशन की ही चर्चा करेंगे कि इसका ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ब्याज की गणना करने के संबंध में निम्न तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला जो इसका तथ्य है कि किस्त भुगतान का समय दी हुई ब्याज की दर से उसी अवधि का ब्याज निकाला जाएगा जिसमें किस्तों का भुगतान किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस्त मासिक अर्थात मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती है, जैसी भी हो। तो उसी तरह से जब ब्याज का भुगतान की बात आती है तो यही ध्यान रखना है कि वार्षिक किस्त होने पर ब्याज की गणना वार्षिक तथा छमाही या तिमाही होने पर छमाही और तिमाही ब्याज की गणना की जाएगी 6 महीने के लिए और या 3 महीने। दूसरा ध्यान रखने लायक तथ्य है कि किस राशि पर ब्याज निकाला जाए। जैसे स्वाभाविक है कि 100 की वस्तु, अगर 100 रुपए की वस्तु होगी तो उससे अधिक कीमत, चाहे वो 110 हो, 120 हो, या अगर 1 लाख की वस्तु होगी तो 1,20,000, 1 लाख, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उस ढंग से ब्याज का कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोगों का पहला ध्यान देने योग्य बात होगी कि यदि किराया क्रय संविदा के समय क्रेता ने प्रथम किस्त की राशि विक्रेता को भुगतान कर दी हो, या संविदा के समय ही कुछ नगद दे दिया हो, जिसे कि कैश ऑन डिलीवरी कहा जाता है, कि डिलीवरी के समय जब वस्तु ले जा रहा है तो
संविदा के समय दे सकता है या डिलीवरी के समय में कुछ रकम अगर चुका दिया हो तो संपत्ति के नगद मूल्य में इस राशि को घटाने के बाद शेष राशि पर द्वितीय किस्त की देय तिथि पर ब्याज निकाला जाएगा। अब इसको हम लोग इस रूप में समझे कि चूंकि जैसे मान लीजिए संपत्ति की कीमत 1 लाख रुपए है और प्रसंविदा के समय या वस्तु के डिलीवरी के समय में जब वस्तु क्रेता विक्रेता से ले रहा है तो वैसे समय में अगर 20,000 रुपया दे देता हो तो अब चूंकि वस्तु भले ही 1 लाख रुपए की है लेकिन जिसमें से 20,000 वह उसी दिन उसने चुका दिया, इसलिए क्या ध्यान रखना है कि उस 20,000 पर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा नेक्स्ट ड्यू डेट को, बल्कि कितने पर कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब बकाया उनका 80,000 रह गया है तो उस 80,000 पे ही कैलकुलेशन किया जाएगा ब्याज का। यही ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है कि यदि किराया क्रय पर संविदा के समय में या हम यह कहें कि किस राशि पर ब्याज निकाला जाए, एक तो बात हम लोग कर लिए। दूसरा है कि यदि किराया क्रय पर संविदा के समय क्रेता ने नकद भुगतान नहीं किया है तो संपत्ति के नकद मूल्य पर प्रथम किस्त की देय तिथि पर ब्याज की गणना की जाती है। अगर अर्थात शुरू में हम लोग चर्चा किए कि अगर भुगतान कर दिया है तो ठीक है, उतना उसमें से निकाल लिया जाएगा, और यदि नहीं भुगतान किया होगा पूरी रकम हो तो उस जो भी नगद मूल्य कैश प्राइस, यह ध्यान रहे कैश प्राइस, ऐसा नहीं कि उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके जो प्राइस है उस पर नहीं, तो कैश प्राइस पर तो वह प्रथम किस्त की देय तिथि पर ब्याज की गणना की जाएगी। इस प्रकार अदत्त नगद मूल्य या अदत्त मूलधन या संपत्ति के शेष मूल्य पर ब्याज निकाला जाता है। इसे हम सूत्रानुसार इस प्रकार कर सकते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अनपेड प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई 100। एक सामान्य स्थिति हम जानते हैं कि इंटरेस्ट का होता है ना कि प्रिंसिपल अमाउंट उसी को करें कि अनपेड प्रिंसिपल, तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, P गुणे T गुणे R डिवाइडेड बाई 100। एक सामान्य सिंपल इंटरेस्ट का तरीका है। यहाँ सिर्फ टर्म ही बदलेगा, सूत्र वही रहेगा। हम कह सकते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अनपेड कैश वैल्यू, अनपेड कैश वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। अगर एनुअल इंटरेस्ट की बात हो तो, यदि हाफ ईयरली की बात हो तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालने के लिए हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज इक्वल टू अनपेड कैश वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6/12। क्योंकि 6 महीने का निकालना है इसलिए 6/12 किया जाएगा। अब C, अंतिम किस्त देय होने पर किस्त की राशि में से संपत्ति के नगद मूल्य की उस राशि को घटा देना चाहिए जो किस्त की देय तिथि तक भुगतान होने से बच गई हो। इस प्रकार घटाने से जो राशि बचेगी वह ब्याज की रहेगी। अब सूत्रानुसार इंटरेस्ट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट पेड माइनस
sum of all interest of installment before final installment। यह तो हो गया इंटरेस्ट निकालने का। अब इसमें हमको ये भी ध्यान देना है कि ऐसा करते करते एक समय आता है कि जो ब्याज की अंतिम किस्त का भुगतान करने की बात आती है। जब जो भी बात चले वो अंतिम किस्त भुगतान हो तो उसमें ब्याज निकालने का तरीका अब इस सूत्र के अनुसार न निकाल करके उसमें हम लोग करते हैं कि जो अंतिम किस्त की राशि होती है और उसमें जो अब बचा हुआ कैश प्राइस रहता है उसको हम सीधे घटा देते हैं और घटा करके जो शेष राशि बचती है वही इंटरेस्ट की राशि होती है। तो यह तो इंटरेस्ट निकालने की बात हो गई। अब चूंकि इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक इंटरेस्ट टेबल बना लेते हैं। जर्नल एंट्री से पहले ही टेबल बना लेने से हमें सबसे बड़ी आसानी हो जाती है। यह प्रत्येक वर्ष का हमें कैश प्राइस भी मालूम हो जाता है और इंटरेस्ट भी मालूम हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसमें जो मुख्य पहलू है कि डिप्रिसिएशन है, क्योंकि संपत्तियों पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। किराया क्रय पद्धति वाले प्रश्नों में ह्रास की गणना के लिए मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। या तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम या डिमिनिशिंग बैलेंस सिस्टम या मेथड, जो भी कहें, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स divided by 100 into rate of depreciation। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट निकालने में बड़ी सरल होता है। प्रत्येक वर्ष एक ही राशि डिप्रिसिएशन के रूप में चार्ज की जाती है, इसलिए एक बार जब निकाल देते हैं तो बार बार। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ऐसे भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने की स्थिति में कि जैसे उनका तर्क होता है कि जैसे जैसे संपत्तियां पुरानी होती जाती हैं या समय व्यतीत हो जाता है, उनके उपयोग का समय व्यतीत होते रहता है, वैसे वैसे उनका मूल्य घटते जाता है। इसलिए घटे हुए मूल्य पर ही डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, फिक्स्ड नहीं कि जब शुरू में भी एक ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाए, जब 1 लाख की संपत्ति हो और जब संपत्ति 20,000 की हो जाए तब भी वही डिप्रिसिएशन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो इसका दूसरा मेथड अपनाया जाता है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस पद्धति के अनुसार डिप्रिसिएशन की राशि प्रति वर्ष संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर निकाली जाती है। अतः ह्रास की राशि प्रति वर्ष घटते जाती है। स्वाभाविक है, जितना निकाल लिए उसके बाद अब उतनी राशि घटा दी जाएगी और जो शेष बचेगी फिर उस पर डिप्रिसिएशन निकलेगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, हम लोग विद्यार्थी के रूप में हम लोगों को ध्यान देना है कि यदि प्रश्न में डिप्रिसिएशन चार्ज करने की विधि का उल्लेख न हो तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही अपनाना चाहिए, अर्थात इसी का प्रयोग करना चाहिए।
वैसे अगर स्पष्ट कह दिया है कि नहीं आप फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम से चार्ज कीजिए, तब तो उससे चार्ज किया जाए। लेकिन अगर कुछ न दिया हो, सिर्फ दे दिया हो कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है या 20% है, और यह न दिया हो कि किस पद्धति से डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, तो यही यहाँ ध्यान देना है कि हमें हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस को ही ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस विधि को ज्यादा वैज्ञानिक माना गया है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर की बही में कैसे अकाउंट रखा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अकाउंट के विद्यार्थी के रूप में कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए पहली प्रक्रिया या जो पहला प्रोसेस है वह हमारा होता है जर्नल एंट्री, और इसके बाद तब हम लेजर बनाते, खाता बनाते। तो उसी प्रकार इस इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी वही है कि सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री करते हैं और उसके बाद सभी आवश्यक लेजर बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर रहे हैं क्रेता की पुस्तकों में, परचेजर की बही में। तो जर्नल एंट्री या लेजर से पहले इसमें हम ध्यान देंगे कि दो तरह की मान्यताएं हैं, तो उन दोनों मान्यताओं के परिणाम स्वरूप दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम दो तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वो दोनों विधियां कौन हैं। तो पहली विधि है एसेट एक्रूवल मेथड, संपत्ति उपार्जन विधि, और दूसरी विधि है क्रेडिट परचेज मेथड, उधार क्रय विक्रय विधि। बारी बारी से हम दोनों विधियों की चर्चा करेंगे। तो पहली विधि है कि एसेट एक्रूवल मेथड, अर्थात संपत्ति उपार्जन विधि। इसकी हम बात करें तो इस विधि के अनुसार संपत्ति खाते को प्रति वर्ष उतनी ही राशि से डेबिट किया जाता है जितना भुगतान किया जाता है। अर्थात जितने हम भुगतान किए उतने के ही संपत्ति हम को डेबिट किए। ऐसा करना इसलिए उचित समझा जाता है कि इस संपत्ति में स्वामित्व का हस्तांतरण अंतिम किस्त के भुगतान के साथ ही होता है। अब यहाँ यह इस मान्यता पर आधारित है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसकी हायर परचेज सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब तक अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं कर दिया जाता तब तक स्वामित्व विक्रेता के पास रहता है। अर्थात अंतिम किस्त का भुगतान करने के पश्चात ही क्रेता को स्वामित्व प्राप्त होता है। तो यहाँ इसी विधि पर, इसी मान्यता के आधार पर इस विधि को अपनाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो है जितना भुगतान करेगा, क्योंकि वो संपत्ति उसका भौतिक प्रयोग कर रहा है लेकिन संपत्ति उसकी नहीं है, उसका स्वामित्व उसके पास नहीं है, इसलिए पूरी संपत्ति को सामान्य क्रय की तरह नहीं किया जाता है। जितना किस्तों का भुगतान किया उसमें जितना कैश प्राइस रहा उतने को ही वो डेबिट करेगा, उतनी ही संपत्ति को। दूसरा जो मेथड है क्रेडिट परचेज मेथड, उधार क्रय विधि। यह विधि उन किराया क्रय क्रेताओं द्वारा अपनाई जाती है जो समझते हैं
कि यद्यपि यह सौदा किराया क्रय का है और संपूर्ण संपत्ति उनके यहाँ आ गई है और वे इसे प्रयोग भी कर रहे हैं, अतः वे इसे पूर्ण क्रय मान लेते हैं और संपत्ति खाते को क्रय के दिन ही इसके संपूर्ण नगद मूल्य से डेबिट कर देते हैं। अब यहां देखा जाए, यहां अब इस विधि को अपनाने वालों किराए में अब इनका कहना है कि हम जब वस्तु मेरे पास आ गई तो चूंकि खाता बही का सामान्य सिद्धांत है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए एक पूरी संपत्ति को जिस दिन क्रय किए, जिस दिन संविदा हुई और क्रय करके अपने यहां लाए, उसी दिन एक पूरी संपत्ति को डेबिट कर देते हैं। और इस आधार पर तो अब इन दोनों पद्धतियों के आधार पर अलग अलग इंट्रीज की व्यवस्था की गई है। तो वैसे परीक्षा में तो हम किसी एक ही विधि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी हम दोनों विधियों की विस्तार से चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।